हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एड्स के बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो डेफिशिएंसी होती है उस टाइप के बीमारी को अपन एड्स बोलते हैं। और इसको कॉज करने का जो एजेंट है वो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, मतलब ह्यूमन के इम्यून सिस्टम पे अटैक करने वाला वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ HIV आज का जो टॉपिक है अपना वो है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ह्यूमन इम्यूनो वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अब HIV जो है वो एक रेट्रो वायरस है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस। अभी रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस क्या होता है? अब रेट्रोवायरस की अगर अपन बात करें तो ये जो रेट्रो टर्म है ये बना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला वायरस। अगर ये रेट्रोवायरस की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस मतलब वैसा वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अगर आपने सेंट्रल डोग्मा अगर आपको अच्छे से याद होगा तो हम DNA से जब RNA का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको अगर रिवर्स अपन कर दें, मतलब जब RNA से DNA बनने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये वैसा वायरस है जो RNA से DNA बनाता है। अब RNA से DNA बनाना ये क्यों ज़रूरी है? अब आपको पता है कि ये जो वायरस है HIV वो हमें इन्फेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, ठीक। और वायरस की एक और प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि जब तक वो लिविंग सेल से या लिविंग एनवायरनमेंट से बाहर रहता है तब तक वो डेड फॉर्म में रहता है, वो कोई भी लिविंग एक्टिविटी शो नहीं करता है, ठीक। तो जब ये लिविंग एनवायरनमेंट में आएगा, ह्यूमन के अंदर आएगा, तो एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज RNA। जेनेटिक मटेरियल HIV का क्या है? RNA है, ठीक है। तो जब तक ये एक लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आता तब तक ये डेड रहेगा। पर जब ये लिविंग एनवायरनमेंट में अंदर, अगर जब ये ह्यूमन के अंदर आया, जब ये वायरस ह्यूमन के अंदर आ गया तो ये लिविंग हो गया, अपने मेटाबॉलिज्म, ये अपने प्रोसेसेस करने लगा। पर इसको डिवाइड करने के लिए भी चाहिए अपने, ये खुद से डिवीज़न नहीं कर सकता। इसको एक पर्टिकुलर अपने जीनोम को डिवाइड करने के लिए इसको किसी न किसी का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। होस्ट सेल पे ये डिपेंडेंट रहता है, होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट रहता है। तो ह्यूमन के पास क्या है जेनेटिक मटेरियल? DNA। तो ह्यूमन की जो बॉडी है या ह्यूमन सेल्स जो है वो DNA को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या है? RNA है। तो अगर इसको अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करवाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने RNA को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? DNA में। जब ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर देगा तब ये DNA से इसका जो बना हुआ DNA, वायरस का DNA, अब तो वायरस का DNA हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसका जो RNA था वो DNA में कन्वर्ट हो गया। वो DNA यहाँ पे आके जुड़ेगा ह्यूमन जीनोम के साथ और फिर इसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो इसके रेप्लिकेशन के साथ मतलब नए वायरस के जीनोम बनने स्टार्ट हो जाएंगे शरीर के अंदर ही। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। अगर अपन बात करिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कैसे होता है और क्यों होता है, वायरस के लिए क्यों ज़रूरी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन बात करें HIV की, तो साइज़ की बात करें तो 100 नैनोमीटर के अप्रोक्स साइज़ होती है और रफली स्पेरिकल शेप का होता है। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ सामने, हाँ। तो इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि स्पेरिकल शेप का ये दिख रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले साइज़ की अगर अपन बात करें, 1 सेकेंड, बोर्ड अभी थोड़ा सा गीला है।
अगर अपन साइज़ की अगर बात करें तो 100 नैनोमीटर इसकी साइज़ होती है, ठीक है, 100 नैनोमीटर डायामीटर में हो सकता है। शेप की बात करें तो ये रफली स्फेरिकल होता है, रफली स्फेरिकल होता है। तो 100 मीटर नैनोमीटर डायामीटर, 100 नैनोमीटर डायामीटर और रफली स्फेरिकल इन शेप। उसके आगे अपन देखें तो एनवेलप इसमें लिपोप्रोटीन की पाई जाती है। लिपोप्रोटीन की जो एनवेलप इसमें पाई जाती है, आउटर मोस्ट जो इसकी कवरिंग लेयर होती है लिपोप्रोटीन की, वो एक्चुअली इसकी खुद की कवरिंग लेयर नहीं होती। अब इसको इस तरह से समझो कि जब ये सेल के अंदर प्रवेश करता है, एक लिविंग सेल के अंदर प्रवेश करता है, तो बाहर जाते समय जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ये अपने ऊपर लपेट लेता है। जब ये लिविंग सेल के अंदर प्रवेश करता है तो बाहर जाते समय जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल का, होस्ट सेल का, उस सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेट लेता है। वही सेल मेम्ब्रेन जो है वो ये लिपोप्रोटीन होता है। इसका खुद का कोई एनवेलप नहीं होता, पर ये जो लिपोप्रोटीन है वो होस्ट सेल का सेल मेम्ब्रेन है जो अपने आप पे लपेट लेता है। और इसके फ़ायदे भी हैं। किस तरह के फ़ायदे हैं कि जब ये लिपोप्रोटीन, तो होस्ट सेल का ये जो लिपोप्रोटीन है वो क्या है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन है। तो होस्ट का सेल मेम्ब्रेन ये लिपोप्रोटीन है। मतलब जिस शरीर को आप इन्फेक्ट कर रहे हो उसी शरीर की कवरिंग लेयर को आपने अपने ऊपर चढ़ा लिया है। मतलब उस शरीर में जो इम्यून सेल्स होंगे, यहाँ पे इम्यून सेल्स घूम रहे हैं, ये इस शरीर में प्रेजेंट है, और यहाँ पे छोटा सा आपका वायरस घूम रहा है। तो वायरस तो ऐसा था तो इम्यून सेल्स तो इसको देख के पहचान जाएंगे, पर अब इसने भी अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा ली, तो अब ये भी ऊपर से देखने में इन्हीं की तरह दिखेगा। अंदर से क्या है क्या पता, पर ऊपर से देखने में तो इन्हीं की तरह दिखेगा, क्योंकि इसके पास भी वैसी कवरिंग लेयर है जैसी बाकी सेल्स के पास है लिपोप्रोटीन की। तो इसीलिए ये जो सेल्स है ये इस पे अटैक नहीं कर पाएंगे। इस कारण से जो HIV वायरस है हमारे शरीर में इतने लंबे समय तक रहता है और इन्फेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो फैगोसाइटोसिक सेल्स हैं या इम्यून सेल्स हैं वो इसको पहचान नहीं पाते हैं, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर। और वो कवरिंग लेयर ये हमारे शरीर से, हमारे सेल से ही लेता है। ठीक, आगे अपन चलते हैं। लिपोप्रोटीन की लेयर होती है, एनवेलप होता है, जो किसका होता है, लिपोप्रोटीन का होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स प्रेजेंट होती है। स्पाइक्स जो प्रेजेंट होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स, ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होती है, वो ग्लाइको, अभी ये स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करेंगे। ये जो पोर्शंस दिख रहे हैं आपको, ये सारे पोर्शन, ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन की, और ये स्पाइक्स हैं, ऊपर उठे हुए स्पाइक्स एक तरह से यही स्ट्रक्चर है जो होस्ट सेल पे जाके चिपकने का, बाइंड करने का, और इसको वायरस को होस्ट सेल के अंदर डालने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जो स्पाइक्स हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिला के ये स्पाइक्स बने होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कैप्सिड। कैप्सिड एक प्रोटेक्टिंग लेयर है यहाँ पे, जो कि बुलेट शेप्ड होती है। बुलेट मतलब गोली, गोली के आकार की, इस तरह की बुलेट शेप्ड रहती है। तो ये आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि एक बुलेट शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो कैप्सिड है उसका काम क्या होता है, बुलेट शेप्ड है, गोली के आकार की है। यहाँ पे कैप्सिड का क्या काम है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, RNA जो है जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं RNA के, तो उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना इस कैप्सिड का काम है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। ठीक है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है यह कैप्सिड, उसको घेर के खड़ा रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ RNA। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो 2 आइडेंटिकल
स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए। आरएनए के दो एक समान स्ट्रैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कैप्सिड के अंदर। ठीक है, आरएनए के दो स्ट्रैंड्स जो हैं कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिख रहे हैं आपको दो स्ट्रैंड्स, ये कैप्सिड के अंदर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो स्ट्रैंड जो है ये प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक, तो ये तो था आपका टोटल ह्यूमन इम्यूनो वायरस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपन यहाँ पे इसके जो स्ट्रक्चर अपन ने बना रखी है उसके बारे में। अब ये जो दो जेनेटिक मटेरियल आपको दिख रहे हैं आरएनए, ये हर जेनेटिक मटेरियल जो है वो 9 जीन्स को कोड कर सकता है, 9 जीन को कोड कर सकता है। अब अपन बारी बारी से इसको अगर अपन लेबल करने जाए तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे अगर देखा तो रफली स्फेरिकल शेप है, तो ये स्फेरिकल शेप का आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। हाँ, उसके बाद एनवेलप जो है वो लिपोप्रोटीन की आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर, ये जो फिर कवरिंग लेयर है ये क्या है, एनवेलप है। ये क्या है, एनवेलप है, और ये किसकी बनी है, लिपोप्रोटीन की। पर ये जो है ये इसकी खुद की एनवेलप नहीं है, इसने होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से इसको चुराया है, या होस्ट सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेट लिया है, और ये वही एनवेलप है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्पाइक्स जो है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पे देखो ये स्पाइक्स प्रेजेंट है, ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। अब आपको यहाँ पे दो भाग दिख रहे होंगे, एक चौड़ा ब्रॉड पार्ट दिख रहा होगा जो हेड का पार्ट है, और उसके बाद जो है वो इलोंगेटेड लंबा पोर्शन है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में ग्लाइकोप्रोटीन के जो स्पाइक्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं, एक हेड का पोर्शन और दूसरा ट्रंक का पोर्शन। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब हेड का जो पोर्शन है वो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 से, हेड का जो पोर्शन होता है वो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 से, और टेल का जो पोर्शन है वो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41 से। टेल का जो पोर्शन है वो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41 से। अब ये 120 और जो 41 है ये इनका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 किलो डाल्टन के जो होंगे वो होंगे, और ग्लाइकोप्रोटीन 41 किलो डाल्टन के होंगे। ठीक है, तो ये इनका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है किलो डाल्टन में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लेना, ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है वो 120 किलो डाल्टन का ग्लाइकोप्रोटीन है, और 41 किलो डाल्टन का ग्लाइकोप्रोटीन है जिससे इसकी ये ट्रंक बन रही है। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पे अगर अपन आए तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं की कि यहाँ पे इसके अंदर एक वायरल प्रोटीन की एक और लेयर पाई जाती है। ठीक है, जो वायरस का प्रोटीन होता है उसकी एक लेयर पाई जाती है। ये जो है ये क्या है, वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, और इसको आप P24 लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप P17 लिख सकते हो, क्योंकि ये 17 किलो डाल्टन की होती है। P फॉर प्रोटीन और 17 इज 17 किलो डाल्टन। ठीक है, तो वायरल प्रोटीन प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ये वायरल प्रोटीन जो होती है वो एक्चुअल वायरस की कवरिंग लेयर होती है। ये कवरिंग लेयर इसको मिलती है बाद में आने के बाद, पर ये जो कवरिंग लेयर है ये वायरस की कवरिंग लेयर होती है, और वायरस का प्रोटीन होता है, वायरल प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि ये बुलेट शेप का एनवेलप अंदर पाया जाता है, या बुलेट शेप की कवरिंग लेयर पाई जाती है। यहाँ पे अगर देखें अपन तो ये जो है बुलेट शेप्ड कैप्सिड, ये कैप्सिड की कवरिंग लेयर पाई जाती है, जो कि किसको कवर करके रखती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इसके अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल को, जो वायरस का आरएनए है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मोटी सी बुलेट शेप की ये कवरिंग लेयर रहती है, और उसके अंदर जो है ये क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज आरएनए। ठीक है, तो बुलेट शेप कैप्सिड प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है आरएनए, एनवेलप लिपोप्रोटीन का जो कि दूसरे होस्ट सेल का होता है, वायरल प्रोटीन जो होता है इसका खुद का होता है, और ये P17, GP41, GP120 ये सारे के सारे इसके क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, उसके आगे अपन देखिए जो कैप्सिड होता है ये भी एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि 24 किलो डाल्टन का होता है, P24। ठीक है, P24 ये होता है। उसके आगे अपन देखते हैं कि कुछ एंजाइम्स भी, ये तो आपको जेनेटिक मटेरियल आरएनए दिख गया, और कुछ यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको,
ये जो है ये कुछ एंजाइम्स हैं। सबसे पहले चूंकि ये रेट्रोवायरस है, इसके अंदर एक एंजाइम तो पाया जाएगा, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सम एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द कैप्सिड। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सम एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट विथ द जेनेटिक मटेरियल inside the कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल के साथ कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपन बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके बाद अगर अपन सेकेंड पॉइंट बात करें तो आता है इंटीग्रेज एंजाइम। सेकेंड नंबर पे अगर अपन बात करें तो इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज का क्या फंक्शन होता है कि जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अपना काम कंप्लीट कर लेता है और वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, तो उस डीएनए को जो होस्ट सेल का डीएनए है उससे कंबाइन कराना, उससे इंटीग्रेट कराने का काम किसका होता है? इंटीग्रेज एंजाइम्स का। ठीक है। और उसके बाद होता है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम का मतलब होता है होस्ट सेल के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये उसको तोड़ता है। प्रोटीएज एंजाइम है तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। एक चीज़ और लिखो कि ये जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स ही हैं जो होस्ट सेल पे जाते हैं, होस्ट सेल के रिसेप्टर से बाइंड करके अपने आप को ये अंदर पहुंचा देते हैं होस्ट सेल के। तो ये एक चाबी की तरह भी काम करते हैं होस्ट सेल का ताला खोलने के लिए, होस्ट सेल का डोर दरवाज़ा खोलने के लिए। ठीक है। तो ये एक तरह से रिसेप्टर भी हैं और ये दूसरे रिसेप्टर जो हैं उस पे जाके बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद इस पूरे के पूरे वायरस के मॉलिक्यूल को अंदर पहुंचाने का काम करते हैं ताकि ये अंदर जाए और फिर जो अपना फंक्शन है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, अपने जीनोम को बढ़ाना है, उसका काम स्टार्ट करे। ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप समझ में आया होगा और आपने डायग्राम भी बनाया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमें यही पढ़ना था कि किस प्रकार से ह्यूमन इम्यूनो वायरस का स्ट्रक्चर होता है और कैसे इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे शरीर में आते हैं और अपने आप को ग्रो करवाते हैं। सबसे मेन कंपोनेंट तो ये स्पाइक्स हैं क्योंकि इसके कारण ये सेल्स के अंदर एंटर कर पाता है। फिर जो अलग अलग एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ये एक रेट्रोवायरस है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है वो एक रेट्रोवायरस है, ये आप कभी भूलना मत। ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक रेट्रोवायरस है, ये आप याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रेट्रोवायरस नहीं मेंशन करोगे, अगर आपको एक इसका पूरा साइकिल लिखना पड़े उसमें आप रेट्रोवायरस नहीं मेंशन करोगे तो फिर आप ये कभी बता ही नहीं पाओगे कि ये मल्टीप्लाई कैसे करेगा होस्ट सेल में, क्योंकि इसके पास आरएनए है और हमारे पास डीएनए है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे करेगा ये तो फिर साबित ही नहीं हो पाएगा। इसलिए रेट्रोवायरस बताना ज़रूरी है ताकि हम ये बता सकें। अगर आप सिर्फ रेट्रोवायरस भी लिख देते हो तो जो सामने वाला पढ़ेगा उसे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ ये वायरस रेट्रोवायरस है और इसका जो आरएनए है ये इसको डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। और फिर सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी कि जब डीएनए में कन्वर्ट हो गया उसके बाद फिर इंटीग्रेट एंजाइम है, मतलब वो उस डीएनए को होस्ट डीएनए से मिला देगा और जब होस्ट डीएनए मल्टीप्लाई करेगा उसी के साथ साथ जो वायरस का जो अब डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आज का वीडियो हम जो है यहाँ पे ओवर करते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।